मुझे विश्वास है आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, मास्क और सैनिटाइज़र लगाकर अपना और अपनों का कोरोना से बचाव कर रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आर्यमगढ़ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बाल विकास और बाल विकास के इस सेशन में मैं आपको अब तक बाल विकास की फर्स्ट यूनिट 8 वीडियो के माध्यम से पढ़ा दिया है और 9वीं वीडियो में मैंने सेकेंड यूनिट स्टार्ट की है। यूनिट का नाम है सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, जिनमें से मैंने आपको पहला टॉपिक अधिगम का अर्थ तथा प्रभावित करने वाले कारक, इस टॉपिक को मैंने डिस्कस कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ और नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा तीसरा टॉपिक होगा अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। किसी नए पाठ या नए क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रमुख विधियों को अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली बताया है। ये विधियाँ इस प्रकार हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि हम अपने टीचर्स से या अपने पेरेंट्स से या वातावरण से जो कुछ भी सीखते हैं उनकी कौन सी प्रभावशाली विधियाँ हो सकती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, यानी कि ये जो टॉपिक रहेगा वो किससे रिलेटेड रहेगा? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, यानी कि इसी के आसपास हम पढ़ने वाले हैं कि उन बच्चों में किस तरीके से हम उनको अधिगम को कैसे प्रभावशाली बनाएं, कैसे वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। तो सबसे पहले विधियां हैं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस विधि में छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है। बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वह उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि उसमें वे असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में इस विधि पर आधारित बाल केंद्रित शिक्षा है। कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे को पहले करके सीखना, यानी कि पहले बच्चों को दिया जाए फिर इसके बाद किसी चीज़ को सिखाया जाए, यानी कि पहले उससे करने दिया जाए। यानी कि साइकिल चलाना हो गया तो बच्चे को पहले क्या किया जाए? साइकिल दे दी जाए, उसको चलाएगा, फिर बच्चा आसानी से सीख सकता है कि इसके पैडल कैसे मारना है, इसके हैंडल कैसे संभालना है। तो यानी कि कंक्लूजन ये है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना। किसी चीनी लेखक का कथन है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं और जब हम देखते हैं तो हम याद रखते हैं और जब हम करते हैं तो हम समझ जाते हैं। तो लिखने से ही आपको सब कुछ जाहिर हो गया होगा कि यानी किसी चीज़ को अगर हम सुन लिया, यानी कि साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाने के बारे में बता दिया गया, उसको सुना और भूल गए। जब हम देखते हैं तो याद रखते हैं, जब हम साइकिल को देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि साइकिल है, और जब हम करेंगे तो हम समझ जाते हैं। यानी कि जब हम साइकिल चलाना, बच्चे के हाथ में साइकिल दे दी जाएगी तो उसको अच्छी तरीके से समझकर साइकिल को चलाना सीख लेंगे। अगर दूसरे पहलू की बात करें तो पहले हमने बच्चे को साइकिल ना देकर उसको किताब में साइकिल के बारे में बताया, साइकिल को पैडल कैसे मारना है, साइकिल का हैंडल कैसे कंट्रोल करना है, और साइकिल चलाते समय आगे देखना है, बाएं देखना है, दाहिने देखना है। तो ये सारी चीज़ें उसके समझ से बाहर हो सकती हैं। तो शिक्षा की तकनीक में ये एक सुधार किया गया कि बताया गया कि अगर अधिगम को प्रभावशाली बनाना है तो पहले करके सीखना। फिर बात करते हैं
अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवा अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विद्यालय में बच्चे शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। इस विधि में शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं। मनोवैज्ञानिक हैगार्ड महोदय का अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि अधिगम की प्रक्रिया अनुकरण के माध्यम से सरल होती है। कहने का यह मतलब है कि बच्चे किसी चीज़ को अनुकरण करते हैं। जैसे कि क्लास में शिक्षक किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उनके हाव भाव कैसे हैं, उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने टीचर्स के अनुकरण करते हैं। और उस जैसे जैसे आप क्लास में देखे होंगे छोटे बच्चे को, तो जब उनकी मैम उनको पोयम पढ़ाती हैं तो जिस तरीके से हाथों को अपने मूवमेंट करती हैं मैम, उसी तरह बच्चे घर पे आके सेम उसी तरीके से पोयम को अपने पेरेंट्स को सुनाते हैं। तो कह सकते हैं कि अनुकरण द्वारा सीखना एक अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, अब बात करते हैं अवलोकन करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और अस्थायी रूप से सीख जाते हैं। इसका कारण है कि निरीक्षण करते समय वे उस वस्तु को छूते हैं या प्रयोग करते हैं या आपस में उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार वे अपने एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके मन में मस्तिष्क पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। निरीक्षण पद्धति की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक बच्चों को जिस स्थान पर ले जाएं उसे वह पूर्व में ही देख लें, उसके बारे में योजना बना लें। इस विधि में सीखने में छात्र की जिज्ञासा एवं उत्सुकता बन जाती है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे उसे सहजता से सीख सके। इसलिए देखिए स्कूलों में क्या करते हैं, जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, टीचर होते हैं, बच्चों को टूर पे ले जाते हैं। उस टूरिस्ट प्लेस में ले जाके बच्चों को दिखाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उस जगह का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करके वहाँ के भौगोलिक दशा, वहाँ पे ऐतिहासिक कारण क्या थे, तो इसको जब वो जांच लेते हैं और जब उसको देखकर या अवलोकित करके सीखते हैं तो ये प्रक्रिया उनको सीखने में काफ़ी आसान हो जाती है। तो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन भी एक महत्वपूर्ण कारक है अधिगम के प्रभावशाली विधियों में से। अब बात करते हैं जांच करके सीखना, लर्निंग बाय टेस्टिंग। इसके अंतर्गत छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का परीक्षण करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे किताब में गिनती को पढ़ते हैं तो प्रथम दृष्टि में उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता, परंतु व्यवहारिक जगत में जब बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करते हैं, देखते हैं, तो उसका अधिगम अस्थायी रूप से ले जाता है। इस विधि को विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एवं नैतिक शिक्षा आदि में प्रयोग किया जाता है। इस विधि के माध्यम से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास होता है क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, जब बच्चे को हम गिनती सिखाते हैं तो वो बच्चा उसको सुनकर या उसको सीखकर भूल जाता है। लेकिन अगर जब बच्चे को हम चॉकलेट देकर या हम उसको कोई सामान देकर जब उसको गणित के माध्यम से सिखाते हैं तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जांच करके सीखना ये भी अधिगम की एक प्रभावशाली विधियों में से एक प्रभावशाली विधि है। अब बात करते हैं सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक सहायक एवं उपयोगी होता है। इस संबंध में कॉल्सोनिक और ज्ञानोस्पद का मत है कि बालक की प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उनके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उनके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए सामूहिक विधियां अधिक प्रभावशाली होती हैं। सामूहिक विधियां जैसे बच्चे ग्रुपिंग में खेलते हैं, गार्डन में बच्चों को ले जाइए, वहाँ पे एक से अधिक बच्चे होते हैं, हर घर से बच्चे आते हैं और हर बच्चे का संस्कार अलग अलग, पेरेंट्स अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पे भी बच्चे जो ग्रुपिंग से सीखते हैं
वो भी एक अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से एक है। ठीक है, ये भी बच्चे के विकास में सहायक है। तो सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। अब बात करते हैं सम्मेलन या विचार गोष्ठी विधि द्वारा। इस विधि में किसी विशेष विषय पर छात्र छात्राओं द्वारा विचार विमर्श वाद विवाद एक निश्चित समय में करना होता है। इसमें ऐसे प्रकरण पर विचार किया जाता है जिसमें सभी सदस्यों को रुचि होती है। इसके द्वारा लोगों में सामाजिक एवं भावात्मक गुणों का विकास होता है। इसके द्वारा दूसरे के विरोधी विचारों का सम्मान एवं सहनशीलता की भावना विकसित की जाती है। अब देखिए, स्कूलों में बाल विवाद प्रतियोगिता की जाती है, तो वहाँ पे बच्चों के बोलने का अवसर दिया जाता है। कोई सम्मेलन में उनको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो बच्चे वहाँ पे भी अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। तो ये भी एक अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि द्वारा। इसमें प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे सीखना सरल हो जाता है। सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उनमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का भी विकास होता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करते हैं तथा वह बच्चों को समूह में बांट देते हैं तथा प्रत्येक समूह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्रोजेक्ट लेने की स्वतंत्र होता है। यह शिक्षक का यह ध्यान रखना चाहिए कि संबंधित कार्य छात्रों के स्तरानुकूल मतलब कि उसके जो स्तर का ही होना चाहिए। क्लास 6 में बच्चा पढ़ता है तो क्लास 6 के ही हिसाब से उसको प्रोजेक्ट देना चाहिए तथा स्वयं बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें। प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक निर्देश भी देना चाहिए ताकि कार्य ठीक प्रकार से संपन्न हो सके। इस विधि से अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है तथा यह रटने की प्रवृत्ति को भी कम करते हैं। यह विधि बाल केंद्रित तथा बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अभी मैंने आप सब इसके पहले बताया सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो एक तो विधि सामूहिक, जब प्रोजेक्ट विधि करेंगे तो उसमें सामूहिक विधि आसानी से यानी कि अपने आप ही इंक्लूड हो गई। ठीक है, तो अब देखिए एक एक स्टेप बता रहे हैं तो ये भी आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप सामूहिक और प्रोजेक्ट को एक साथ भी ला सकते थे, लेकिन मैंने सामूहिक इसलिए बताया कि वहाँ पे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि, अब देखिए स्कूल में तरह तरह के प्रोजेक्ट देते हैं बच्चों को बनाने के लिए, घर बनाने के लिए या कोई भौगोलिक मानचित्र बनाने के लिए दे दिया जाता है, या जैसे स्कूलों में सेमिनार होते हैं तो वहाँ पे बच्चे अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं और उनके जो स्तर हैं, क्लास 6 का बच्चा है, क्लास 7 का बच्चा है, क्लास 12 के बच्चे हैं, तो उनके अपने स्तर के हिसाब से प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो ये भी अधिगम की प्रभावशाली विधियों में से एक विधि है। अब बात करें सीखने की, अब बात करते हैं समूह अधिगम, ग्रुप लर्निंग। तो ये समूह अधिगम और सामूहिक विधियों द्वारा सीखना एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। इस अधिगम के अंतर्गत सीखने वालों के विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। सीखने वालों को अपने साथियों के साथ खुले मन में, देखिए वहां पे सामूहिक अध्ययन था सामूहिक विधि द्वारा, तो सामूहिक विधि में बताया कि बच्चे समूह में सीखते हैं, लेकिन इस समूह अधिगम में यहाँ पे किसी विशेष समूह को बांट दिया जाता है। देखिए अब स्कूल में आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक हाउस बना दिया जाता है। आप ग्रीन हाउस के हैं, आप एलो हाउस के हैं, या आप सीवी रमन हाउस के हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हाउस के हैं। तो पहले तो उनको ग्रुपिंग करना सिखाया गया। अब उस ग्रुप को बांटना ये समूह अधिगम के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं साथ खुले मन में विषय वस्तु पर आधारित अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों को अपनी समस्याओं को स्वयं निराकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें समाधान करने के लिए अवसर प्रदान करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समूह अधिगम में छात्र अधिक स्वतंत्र होने के कारण समस्या के समाधान में अपने विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट कर सकते हैं। ये थे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। आप इन 8 विधियों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद आपको याद करने का तरीका बताते हैं। तो आप याद क्या करिएगा, आप याद करिएगा कि करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, अवलोकन करके सीखना, जांच करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि द्वारा सीखना, प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि द्वारा सीखना, समूह अधिगम द्वारा सीखना। ये 8 पॉइंट्स आपके टिप पे होने चाहिए। अब बाकी इसके अंदर का जो पार्ट है, जब आपके एक बार समझ लेंगे, एक बार आप पूरी तरीके से वीडियो देख लेंगे तो आपके अंदर
एक मैप बन जाएगा। तो आप जैसे ही ये पॉइंट्स आपके आएंगे, जैसे समूह अधिगम, तो आप समूह अधिगम के बारे में आसानी से समझ जाएंगे और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं अच्छे शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए। उन्हें अधिगम में सहायता करें, अधिगम को सरल बना सके, गतिविधियों का निर्माण की क्षमता, स्पष्ट निर्देशन, बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचानना, निरंतर सीखने वाला, टीचर को हमेशा सीखने वाला होना चाहिए, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, झिझक ना होना, यानी किसी टॉपिक को बताएं, अगर टीचर उसमें फंस जाते हैं तो बच्चे पे झल्ला जाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। पूर्व ज्ञान से जोड़ना, अपने जो पूर्व ज्ञान है उनको आपका जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनसे जोड़ना, शिक्षण पूर्व योजना, वक्ता के साथ श्रोता, वक्ता भी होना चाहिए बोलने वाला, और सुनने वाला भी टीचर होना चाहिए, बच्चों की बात भी सुने। भय मुक्त कक्षा, बच्चों को बिल्कुल प्रेम से, लाड प्यार से पढ़ाना चाहिए। पूर्वाग्रह मुक्त होना चाहिए, यानी कि किसी बच्चे के प्रति द्वेष भावना या किसी आग्रह से आप मुक्त होकर बिल्कुल शिक्षक को ऐसा होना चाहिए। पक्षपात रहित व्यवहार, यानी कि बिल्कुल पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये अच्छे शिक्षक के गुण थे। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में मैंने आपको अधिगम की प्रभावशाली विधियां बता दी हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताने वाला हूं अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका क्या महत्व है। वीडियो देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि थोड़ा समझाने में समय लग गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।